हाय दोस्तों, जनरल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत में आए यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ ओवरव्यू जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपनी है जो भारत में आए। तो पहला कंपनी पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, जो कि इनका आने का क्रम है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, डच 1596 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डेनिश 1616 ईस्वी में आए और फ्रांसीसी जो थे वो 1664 ईस्वी में आए। दोस्तों, भारत में 5 यूरोपीय कंपनी आए। इनका आने का क्रम ये है, लेकिन इनके जो कंपनी स्थापना की क्रम है वो थोड़ा अलग है। तो चलिए इसको पहले जानते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। यहाँ पे आप देखोगे कि पहले डच आए, लेकिन जो इसकी स्थापना का क्रम है वो तीसरे नंबर का है। पहले डच आए, फिर अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना भारत में कर दी थी और डच ने 1602 ईस्वी में की थी। ये थोड़ा फैक्ट है इसका। फिर आए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 ईस्वी में आए। अब हम जानते हैं कि ये जो यूरोपीय कंपनी है वो किस रास्ते से भारत आए। दोस्तों, यूरोप में एक जगह है लिस्बन, जहाँ से वास्को डी गामा नामक एक नाविक था जो कि अंध महासागर होते हुए भारत का कालीकट पहुंचा। लिस्बन से अंध महासागर होते हुए भारत का कालीकट पहुंचा, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की खोज 2500 ईसा पूर्व में ही हो गई थी, मतलब आज से 5000 साल पहले। तो ऐसा तो नहीं है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो वो गलत है, क्योंकि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही चल रही है, तो भारत की वो खोज नहीं कर सकता। भारत एक जगह है जहाँ पे वास्को डी गामा नामक एक नाविक था जो कि वहाँ पे जाके ठहरता है, तो उसे थोड़ा बहुत मसाले के बारे में पता चलता है और वो जब वापस लेके जाता है तो अपने यूरोप में वो बेचता है, तो उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होती है। फिर वो भारत घूम के आता है और इसका व्यापार करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे वीडियो देखते हैं। पहला कंपनी जो भारत आया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। मैंने आपको बताया वास्को डी गामा नामक एक यात्री था जो कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत का कालीकट पहुंचा, जहां पर जमोरिन कालीकट के तत्कालिक शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और दोस्तों, भारत आने में इनका एक भारतीय नाविक था, या फिर भारतीय बोल सकते हैं, भारतीय मार्गदर्शक था, गाइड था, जिन्होंने वास्को डी गामा की सहायता की। उसका नाम था अब्दुल मानिक। भारत आने के बाद वास्को डी गामा को व्यापार कर रहे अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वास्को डी गामा ने यहाँ की धन संपदा को देखा तो इसे भी व्यापार करने का विचार आया, जो कि अरबों को पसंद नहीं आया और इन्होंने जमोरिन से इसकी शिकायत की, जिसके बाद इन्हें 1499 ईस्वी में वापस लौट जाना पड़ा। तो वास्को डी गामा जब 1499 ईस्वी में भारत से वापस लौटा अपना यूरोप, तो ये अपने साथ कुछ मसाले अपने साथ ले गए। तो ये कुछ मसाले अपने साथ ले गए, जिसमें से खासकर काली मिर्च थी। और वो जब वहाँ जाके इन मसालों को बेचता है तो देखता है कि इसके यात्रा में जितने की खर्च हुई है उससे 60 गुना से भी अधिक इन्होंने मुनाफा कमाया। इसके मन में लालच आ गई। अब ये दिमाग लगाया कि फिर से भारत जाए कैसे। फिर ये 1502 ईस्वी को भारत में पुनः आगमन करता है और 1503 ईस्वी में ये अपनी पहली फैक्ट्री या फिर पहली कोठी की स्थापना करता है 1503 ईस्वी में, जो कि केरल के कोचीन में करता है, तथा दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में करता है। कोचीन और कन्नूर दोनों केरल में ही लोकेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में आता है और 1509 ईस्वी के बाद चला जाता है। इन्होंने ही द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना की थी कन्नूर में, जो कि 1505 ईस्वी में की गई थी। अगला आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी में आता है। इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया तथा उसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। दोस्तों, बता दूं कि 1510 में इन्होंने गोवा जीता था, और पता है गोवा से इन लोग वापस कब गए? 1961 ईस्वी में। सोचो, 350 साल से भी अधिक इन्होंने गोवा पर राज किया।
और इसके बाद इन्होंने कालीकट के शासक जमोरिन का भी महल लूट लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये व्यापार कर रहे थे तो इनका विरोध अरब कर रहे थे, अरब फिर जमोरिन के खिलाफ हो जा रहे थे, तो जमोरिन इनके खिलाफ हो जा रहा था, मतलब जमोरिन इनको व्यापार करने से रोक रहा था। तो इन्होंने लास्ट ऑप्शन ये चुना कि पहले अरबों को हराया, उसके बाद कालीकट के शासक जमोरिन का भी महल लूट लिया और कालीकट पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। फिर आए निनादी कोन्हा, जो कि 1530 ईस्वी में आते हैं, और 1530 में इन्होंने क्या किया कि अपने कार्यालय जो कोचीन में था उसे गोवा स्थानांतरित करवा दिया। चलिए एक और बात जान लेते हैं। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाने का था। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत करने में भी पुर्तगालियों का योगदान है। ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण का जो श्रेय जाता है वो किन यूरोपीय कंपनी को जाता है? पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी को। ठीक है, भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत करने में जो योगदान है वो पुर्तगालियों का रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। कार्नेलियस डी हॉटमैन नामक पहले डच व्यक्ति थे जो कि कैट ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि डच संसद के आदेशानुसार की गई थी, जिसका वास्तविक नाम वरीगंदे ओस्टिंडीसो कंपनी था। दोस्तों बता दूं, डचों ने मसाले के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात की अधिक महत्वता दी। आगे चलिए बात करते हैं, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की। प्रथम कोठी मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की, फिर पुलिकट में 1610 ईस्वी में की। दोस्तों पुलिकट में ही 1610 ईस्वी में डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। फिर उन्होंने 1616 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी खोला, फिर विलिमपट्टम में 1641 में, करिकल में 1653 में, चिनसूरा में 1653 में, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालेश्वर, उड़ीसा, नागापट्टनम 1658 ईस्वी में और कोचीन में 1663 में ईस्वी में अपनी कोठियाँ स्थापित की। चलिए अब हम जानते हैं कि डच भारत से वापस कैसे गए। 1759 ईस्वी में वैद्रा का युद्ध हुआ। दोस्तों क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में डच शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी आ चुके थे 1600 ईस्वी में और ये भी साथ ही व्यापार कर रहे थे। तो इनके बीच अंग्रेज और डचों के बीच एक युद्ध होता है, वैद्रा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में होता है, जिसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद 1795 ईस्वी में डच भारत छोड़ के वापस चले जाते हैं, ठीक है, और अपने जितने भी व्यापारिक कोठियाँ वगैरह सब अंग्रेजों को दे जाते हैं। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत में नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। दोस्तों अब हम लोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। मैं बता दूं दोस्तों, पहले हम लोग इसके बारे में पहले तो स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्थापना हुआ, कौन कौन से ऐसे ब्रिटिश के यात्री थे या फिर राजदूत थे जो भारत आए, ठीक है, कौन कौन से युद्ध हुए। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में जो भारत में शासन स्थापना होता है प्लासी के युद्ध से, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में, इन्होंने कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक कोठी खोली वगैरह वगैरह के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला जो भारत में व्यक्ति आया था जो कि ब्रिटिशर था, वो था 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक पहला अंग्रेज था जो कि भारत आया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, जिसके तहत वह 15 वर्ष तक भारत में व्यापार कर सकते थे। फिर आया विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, जो कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर पूर्व की ओर भारत आया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी संचालक था। बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर वह 1608 ईस्वी में भारत के सूरत पहुंचा था।
दोस्तों मैं बता दूं, हेक्टर जो जहाज़ था वो तीसरे नंबर का जहाज़ था। 2 और जहाज़ थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आता क्यों है। क्या होता है, जॉर्ज प्रथम जो थे वो विलियम हॉकिंस को भेजते हैं ताकि वे भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर सके, जिसका परमिशन वो लेने गया था जहांगीर से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जहांगीर इनको परमिशन नहीं देते हैं। बात क्या होती है कि जब जहांगीर के पास ये जाते हैं तो ये जहांगीर से बहुत घुल मिल जाते हैं, जिसका जहांगीर के जो दरबारी थे वो इनसे जलन करने लगते हैं और ईर्ष्या करने लगते हैं। फिर इनको वो भड़काते हैं ताकि इनको व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति ना दे, और ऐसा ही होता है और ये वापस लौट जाते हैं। विलियम हॉकिंस को जहांगीर खान हॉकिंस कहते थे। फिर अगला जो ब्रिटिशर आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, ठीक है। ये दूसरा ब्रिटिशर होता है, याद रखिएगा। पहला विलियम हॉकिंस, दूसरा 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो। इसने जहांगीर से मुलाकात की, 3 साल की खुशामद किया, कोशिश किया। उसके बाद इन्हें सूरत में पहली कोठी खोलने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कोठियाँ खोली, जैसे बालासोर में, हरिहरपुर में, मद्रास में, हुगली, कासिम बाजार, पटना, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और बम्बई में अंग्रेज़ों ने कोठियाँ स्थापित की। देखो, मैंने कुछ जो जगह हैं उनको लाल से साइन किया, ऐसा इसलिए क्योंकि क्या करते हैं अंग्रेज, कुछ अपने सिक्के प्रचलित करते हैं भारत में, जो कि जहांगीर को रास नहीं आती, पसंद नहीं आती। इसके बाद जहांगीर गुस्सा हो जाता है और इनको हुगली, कासिम बाजार, पटना, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और बम्बई से बाहर निकाल देता है। फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच सूरत में एक युद्ध होता है 1611 ईस्वी में, जिसे जावली की लड़ाई कहा जाता है। देखो क्या होता है कि सूरत में जो पहले से व्यापार कर रहे थे, जो कि अपना पहले से व्यापारिक कोठी खोल रखे थे पुर्तगाली, वो अपना मोनोपोली सेट करके रखे थे कि यहाँ पे व्यापार सिर्फ हम करेंगे, और अगर कोई करना चाहेगा तो उनको अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर कोई आना चाहेगा तो उनको भी अनुमति लेना पड़ेगी, बाहर जाना चाहेगा तो उनको भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये इन्होंने सेट करके रखा था, जो कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था, और इन्होंने इनसे लड़ाई करके दिया, युद्ध कर दिया और इनको पराजित कर दिया। पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया एवं दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन आए फर्रुखसियर के दरबार में। उस टाइम के जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर, उनके दरबार में। तो बात क्या होता है कि फर्रुखसियर का तबीयत खराब होता है, ठीक है। और जॉन सरमन आया था एक राजदूत बन के कि उनको मिल जाए बंगाल में व्यापार करने के लिए। तो फर्रुखसियर का होता है तबीयत खराब, तो जॉन सरमन एक अपने डॉक्टर को बुलाते हैं, हैमिल्टन नामक। वो फर्रुखसियर का इलाज करते हैं और ये ठीक हो जाता है, जिससे फर्रुखसियर पूरा खुश हो जाता है। और इसके बाद इनको एक फरमान देता है कि आप 3000 रुपये वार्षिक किराया दे के बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, ना इनको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी देना है तो कितना, जितना भारतीयों को दिया जाता है, जितना एक भारत का एक नागरिक देता है उतना ही टैक्स देना है उनके सामान, ठीक है। और उनको मिल जाता है कि जो अंग्रेज अपने सिक्के चलाए थे उनको अब पूरे भारत में चलाने की अनुमति दे दिया गया था, जो कि जहांगीर ने इनको बंद करवा दिया था। उसको ये फर्रुखसियर जो है उसको फिर से चालू करवाते हैं कि तुम पूरे भारत में अब आज़ादी से सिक्के अपने चलाओ, ठीक है। ये इतना सारा चीज़ होता है। अब इनका एक फैक्ट जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 3 जहाज भारत आया था। पहला था रेड ड्रैगन, दूसरा कंसेंट और तीसरा था हेक्टर। दूसरे नंबर का जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर पहले पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन सा जहाज़ था जो भारत आया था, वो था रेड ड्रैगन। और तीसरा पूछेगा कि विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आए थे जहांगीर के दरबार में, वो आया था हेक्टर नामक जहाज़ से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनको जानते हैं कि क्या क्या इसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में याद रखने की चीज़ है। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर पूर्व की ओर आया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली कोठी का स्थापना या फिर फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी, एवं दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में आया था, ध्यान रखिएगा।
3 जहाज भारत आया था। पहला था रेड ड्रैगन, दूसरा कैसेंट, तीसरा था हेक्टर, जिससे विलियम हॉकिंस आया था। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में किया था, जबकि पश्चिम तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापित की थी। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जो कि विलियम हॉकिंस के टाइम में किया था, लेकिन जहांगीर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अब हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित कैसे हुआ, ये जानते हैं। भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण और अंग्रेजी शासन की स्थापना। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। 23 जून 1757 में सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और लगभग बंगाल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने फिर एक युद्ध लड़ा। अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें मीर कासिम की पराजय होती है और पूरे बंगाल को अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मतलब 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, भारत में अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 सैन्य मुठभेड़ हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। 32 वर्षों में 1767 ईस्वी से 1799 के मध्य ये युद्ध छेड़े गए थे। अब देखो, बंगाल में भी कब्जा कर लिया, मैसूर में भी कब्जा कर लिया, मतलब 2 जगह में पूरी तरह से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। फिर दोस्तों, ये दिल्ली पर अपना कब्जा कैसे स्थापित करते हैं देखते हैं। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को पराजित करके संपूर्ण दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। ठीक है, 1803 ईस्वी में दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, जिसको अंग्रेज पराजित कर देते हैं और पूरा दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब दिल्ली, बंगाल, मैसूर तीनों जगह पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। दोस्तों, 1757 ईस्वी और 1764 ईस्वी के बीच एक और युद्ध होता है, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया है, जो कि 1761 ईस्वी में होता है। मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का होता है, जो कि भारत से अक्सर लूटपाट करके अपने देश ले जाया करता था। ठीक है, मराठा के बीच और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी का युद्ध होता है। इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली, बंगाल, मैसूर के में अपना कब्जा स्थापित कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे फूट डालो राज की नीति अपनाकर ये पूरे भारत में फैल जाते हैं और 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद देश भारत की आज़ादी के बाद ये भारत से वापस आते हैं। लगभग बात की जाए तो अंग्रेजों ने 350 साल तक भारत में राज किया। अब हम जानेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसकी स्थापना 16 से 16 ईस्वी में हुई। पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले चौथे यूरोपीय व्यापारी डेनिश थे, जिनका आगमन 1616 ईस्वी में भारत में हुआ था। डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने 1616 ईस्वी में एक चार्टर जारी किया, जिसके तहत डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क और एशिया के मध्य होने वाले व्यापार पर 12 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में ट्रांकोवर तथा 1676 ईस्वी में सेरामपोर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1772 से 1807 ईस्वी के इस दौर को भारत में डेनिशों का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड के व्यापारिक राष्ट्रों के बीच युद्धों में वृद्धि होने के कारण डेनमार्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ, विशेष रूप से 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद 1799 में ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ युद्ध होने का फ़ायदा उठाया डेनिशों ने और यूरोप में अपने व्यापार का विस्तार किया। दोस्तों, 1772 से 1807 ईस्वी के बीच को डेनिशों के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इनके बीच अंग्रेज़ों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके कारण डेनिशों को मौका मिल गया कि वे ज़्यादा प्रोडक्शन करें और अपना व्यापार करें और अपनी कंपनी का विस्तार करें। नेपोलियन युद्ध, जो कि 1803 से 1815 ईस्वी के दौरान हुआ है। ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर दिया।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। डच बस्ती सेरमपोर को 1839 ईस्वी में अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं तथा तरांकोवर को 1845 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, 1839 ईस्वी में सेरमपोर को और तरांकोवर को 1845 में, जो कि पहले डेनिशों के अंतर्गत आता था, अब वो अंग्रेजों के अंतर्गत आने लगा। प्रारंभ से ही ये कंपनी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल नहीं हुई और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां डेनिशों अंग्रेजों को बेचकर वे चले गए। अब हम अंतिम यूरोपीय जो भारत में आए उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत आती है। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों के फलस्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। कंपनी का नाम क्या था? द इंड ओरिएंटल। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में द्वितीय व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई या फिर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रैंको मार्टिन को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना गवर्नर डुप्ले के काल में हुई थी। डुप्ले ही प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की थी जो कि 1668 में की थी और द्वितीय व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और फ्रैंको मार्टिन जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उन्होंने पांडिचेरी नाम से एक बस्ती की भी स्थापना की थी। इसी तरह बंगाल में चंद्रनगर में, दक्षिण भारत में माहे व करिकल में व्यापारिक केंद्र की भी स्थापना की गई। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।